सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार और पाकिस्तान की इकॉनमी के इंडिकेटर्स आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं। कुछ अर्से पहले सऊदी वफ़द का दौरा हुआ और पाकिस्तान में आकर उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की। फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जवाबी दौरा किया और अब उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान अगले माह इसी माह रवा माह पाकिस्तान आएंगे और कुछ बड़े मुआहदात हो सकते हैं, कुछ सरमायाकारी बड़े पैमाने पर सऊदी अरब की से पाकिस्तान में की जा सकती है। फिर साथ साथ जो IMF का एक बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान को चाहिए उसकी भी अपनी जगह पर एक बड़ी अहमियत है। अब ये तमाम जो काम होने जा रहे हैं, इसके बाद SIFC के थ्रू पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी में एक बड़े पैमाने पर इजाफा होता है तो किस तरह से पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स आगे बेहतरी की जानिब जाएंगे, क्या इसके जो असरात हैं वो निचले लेवल तक आ सकेंगे, मासेस तक आ सकेंगे और फिर क्या महंगाई में कमी हो सकेगी। और इस दौरान हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी को भी बरकरार रखा गया। उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि इसमें कमी वाक़ई हो सकती है और तकरीबन 5.5% या फिर 1% की कमी एक्सपेक्ट की जा रही थी। बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड भी थी, लेकिन वो डिमांड हुकूमत की जानिब से पूरी नहीं की गई। तो अब ये तमाम एस्पेक्ट्स मिलकर पाकिस्तान की इकॉनमी पर आने वाले दिनों में क्या असरात मुरतब करेंगे, खासतौर पर सरमायाकारी की कितनी अहमियत होगी पाकिस्तान की इकॉनमी में, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नासिर वजाद साहब वाइस चेयरमैन है US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल FPCCI फॉरेन अफेयर्स के, बहुत शुक्रिया नासिर साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किसी भी मुल्क की मईशत को अगर मजबूत रहना है तो जो गैर मुल्की सरमायाकारी होती है कितनी अहमियत की हामिल होती है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सरमायाकारी फिगर्स आ रहे हैं, अब ये आगे बढ़ते बढ़ते 311.2 मिलियन डॉलर तक ये इसका वॉल्यूम पहुंच चुका है, जो कि ज़ाहिर मार्च में 258 मिलियन डॉलर रहा था। तो ये अगर इन फिगर्स में ग्रोथ सामने आ रही है तो मुल्क की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है आपकी नज़र में? देखें, इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। अभी शुरू हुआ है, गवर्नमेंट का अभी शुरू के दिन है और दे हैव टू टेक आर रेडी, दे वांट टू डू द बिजनेस विद पाकिस्तान, बट द सेम टाइम अगर हम उनके लिए आसानियां नहीं पैदा करेंगे, उनके लिए जो है वन विंडो ऑपरेशंस नहीं देंगे, तो दे आर वेरी हेजिटेंट। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो भी ये चीज़ें दुश्वारियां फील कर रही होती हैं। तो अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा, फॉरेन इन्वेस्टर्स दे आर वेटिंग फॉर द न्यू पॉलिसीज, स्पेशली जो बजट आ रहा है इसके ऊपर बहुत सारा फोकस है। फिर जो वो नेक्स्ट ट्रांच है, देन ओके नेक्स्ट प्रोग्राम ऑफ IMF, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर्स तो बहुत अच्छे हैं, प्लान्स को जो है यहाँ पर इनको जो गवर्नमेंट को हमारे सजेशंस हैं वो ये कि इनको चाहिए कि मास्टर कंसल्टेंट्स जो है ना वो हर मिनिस्ट्री को साथ रखें और 3 4 5 जो मिनिस्ट्रीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रोल प्ले करती हैं, इंडस्ट्री, कॉमर्स, फाइनेंस, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये सब इंटीरियर मिनिस्ट्री, दे हैव टू बी ऑन वन पेज ताकि हर चीज़ की क्लियरेंस और चीज़ें हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आसानी से वन विंडो हो। तो बहुत ज़्यादा, मैंने अभी एक डेलीगेशन होस्ट किया अमेरिकन, वो भी बहुत कीन है। कुछ सऊदी डेलीगेशंस के साथ मेरी मुलाकातें हुई हैं, जो सऊदी कमर्शियल अताशीज़ हैं उनके साथ बातचीत होती है। एवरीबडी वांट्स टू डू एंड इन्वेस्ट इन बिजनेस इन पाकिस्तान, करना चाहता है, लेकिन जो उनकी रिजर्वेशन है वो मैंने अभी आपको बयान की है। जी, लेकिन अब नासिर साहब ये SIFC के थ्रू जिन डिपार्टमेंट्स को या जिन शोबों को फोकस किए जा रहा है, अब ये उसमें एग्रीकल्चर है, IT है, माइंस एंड मिनरल्स है, जिन पे इस वक्त ज़्यादा फोकस है, तो इसमें सऊदी सरमायाकारी आ जाती है या अमेरिका से इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो क्या एक दो ममालिक के इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा या फिर मल्टीपल कंट्रीज़ आएँ और इन्वेस्ट करें और फिर उनका वॉल्यूम कितना हो ये भी बड़ी अहमियत का हामिल है। तो ये कितनी सरमायाकारी की इस वक्त पाकिस्तान को अगले 6-8 माह में या 1 साल में ज़रूरत है? मैं आपको यहाँ की चीज़ वाजे कर दूं, अगर देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है पाकिस्तान का, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लास्ट 75 ईयर्स से देयर द वन हु आर द मोस्ट, यानी ज़बरदस्त किस्म के पार्टनर्स हैं। सऊदी अरब भी बहुत हमारा देरीना दोस्त है और हमेशा मुश्किल वक्त में आए। ये दो टाइकून्स कंट्री अगर देखें इस वक्त सऊदी अरब इज इमर्जिंग, देयर बिजनेस कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे, जो है वो अपना रीबिल्ड कर रहे हैं, सऊदीया को रिवैम्प कर रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट बहुत है। ये दो अगर आ जाते हैं तो इनके साथ साथ जो है ना, देखें G7 G8 जितने भी ममालिक हैं ऑटोमेटिकली आप पाकिस्तान के अंदर आएंगे। तो ये चीज़, ये दो मुल्क बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं
और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इनके अलावा भी बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स में ज़रूरत है। और हमें फोकस रखना चाहिए कि बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ की, जैसे मिनरल्स की भी हो गई, पेट्रोलियम की हो गई, आईटी की हो गई। तो हमें फोकस रह के उन मुल्कों के साथ जो है ना काम करना होगा ताकि ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करे। तो नज़म, मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जो बिज़नेस कम्युनिटी की डिमांड ये है कि गैस और बिजली की कीमतों में कमी की जाए। प्राइम मिनिस्टर के सामने भी उन्होंने अपनी ये डिमांड रखी और प्राइम मिनिस्टर ने उनकी इस डिमांड को जायज़ भी करार दिया। अब अगले 1-2 दिन में इस्लामाबाद में भी एक बड़ा इजलास होने वाला है इस सिलसिले में। तो आपको क्या लग रहा है, IMF के प्रोग्राम में अगर जाना है तो ये रिलीफ बिजनेस कम्युनिटी को गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा सकता है, या फिर थोड़ा मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए स्पेस क्रिएट करना? देखिए, गवर्नमेंट के पास बहुत ही जो है वो एक नैरो मार्जिन है, तो जिसमें उनको बहुत स्मार्टली मेरे ख्याल से पॉलिसीज को जो है मेकअप करना पड़ेगा। देखें, रिलीफ को तो जरूरत है इस तक बिजनेस कम्युनिटी की, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो अफेक्ट हो रही है इन चीजों से। और जैसे बहुत सारी दूसरी पॉलिसीज भी आई हैं कि पहले जो था जिनमें गैस की जरूरत भी नहीं, दूसरी इंडस्ट्री भी है जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल की है, तो आप भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे। अब गवर्नमेंट ने उसको बोल दिया है कि आप एडवांस पेमेंट्स मंगाएं। अब वो एडवांस पेमेंट्स भी हर्ट कर रही हैं, क्योंकि अब जो मेरा 15-15 साल पुराना कोई मेरा बायर है तो वो तो LCs पे काम करता था, अब वो एडवांस पेमेंट मंगवानी पड़ रही है। तो देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, हमें हर चीज को देखना पड़ेगा। एनर्जी का क्राइसिस तो देखिए पूरे पाकिस्तान का है और उस पर एग्रेसिवली काम भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट दे विल कम विद अ स्मार्ट आइडिया, जो बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट दोनों के लिए जो है वो एक बीच का रास्ता होगा। फिलहाल तो इस चीज को एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर सर, जो गैस की प्राइसेस मुस्तकिल बढ़ रही हैं वो एक देरीना मुतालबा है। काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात को बार बार हुकूमत के सामने रख रहे हैं। अपने अपने तौर पर उन्होंने जो प्रोटेस्ट कर सकते थे वो भी किया कि अगर गैस की कीमत इस तरह कई गुना बढ़ जाएगी तो जो छोटी इंडस्ट्री है वो तो ऑलमोस्ट बंद होने के करीब है। बड़ी इंडस्ट्री को भी फिर इस वक्त अपना गुजारा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वहाँ पर फिर डाउन साइजिंग और कॉस्ट कटिंग और फिर इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये ओवरऑल इकॉनमी के लिए क्या ये बेहतर और मुनासिब चीज़ें हैं जिसमें फिर जॉब्स क्रिएशन ही नहीं हो पा रही हैं? मैं इस बात की बिल्कुल तायीद करता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। लेकिन मैं बार बार एक बात फिर भी कहता हूँ, देखिए ये तो गवर्नमेंट जो है वो उसको आना पड़ेगा किसी फॉर्मूले पे जो एक्सेप्टेबल हो बिजनेसमैन के लिए भी और हमारे लिए। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा है, उनका हजम बढ़ाने की कोशिश की जाए जिसमें एनर्जी क्राइसिस नहीं इन्वॉल्व होता। IT हो गया, माइन एंड मिनरल्स ने ऐसी चीजें जो बूस्ट दे सकती हैं। ऑल्टरनेटिव्स की तरफ भी देखना है, एग्रीकल्चर है उसको बूस्ट करना है। तो मेरे ख्याल से एक वक्त आएगा ये एनर्जी क्राइसिस ओवर हो जाएगा। जब तक ये गवर्नमेंट देखे, इनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी मियां साहब का बहुत जबरदस्त है। एनर्जी में इन्होंने जो है पाकिस्तान को सफिशिएंट कर दिया था। आई थिंक दिस इज मैटर ऑफ टाइम, ही विल कम अप विद अ प्लान जो कि हमारे लिए, हम उम्मीद करते हैं, हम सारे इंडस्ट्रियलिस्ट सारी चीजें हम भी अफेक्ट हो रहे हैं, चाहेंगे पाकिस्तान में जो है उसके लिए हम कंट्रीब्यूट करें दोबारा और कोई रिलीफ ऐसा मिले कि जिसमें गवर्नमेंट और बिजनेसमैन दोनों राजी हो। सही। और नज़ब, ये जो दूसरे सेक्टर्स हैं इन पर भी बेंचमार्क्स तो तय किए जा रहे हैं। IT में कहा जा रहा है $10 अरब तक उसकी एक्सपोर्ट ले जाएंगे, लेकिन उस बेंचमार्क तक पहुंचने के लिए जो प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन है वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही होती है। गवर्नमेंट सिर्फ ऐलान करके फिर जो पीछे होमवर्क होना है उस पर तवज्जो देती नहीं है और फिर वो सेक्टर बदहाल और बेहाल होता है, गवर्नमेंट की तवज्जो का मुंतज़िर होता है। तो ये गवर्नमेंट कहीं लैग कर रही है इन चीज़ों में, अगर एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ पा रही हैं तो? देखिए, आप बिल्कुल लैग कर रही है। देखिए, रिसर्च बेस्ड चीजों को करना पड़ेगा। आप मुझे ये यहाँ पर जरूरी इस चीज को मेंशन करूंगा कि देखिए, हमें 10 इयर्स प्लान चाहिए, 5 इयर्स इमरजेंसी प्लान चाहिए और नेक्स्ट 5 इयर्स सस्टेनेबल प्लान चाहिए। चाहे वो IT इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। IT में इतना बड़ा मार्जिन है और चीजें इतनी रैपिडली, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी की इन्हेंसमेंट, वो सब करने की जरूरत है। हमें रिसोर्स को भी ट्रेन करना है, AI आ रहा है उसके रिसोर्सेज को ट्रेन करना, ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। दुनिया में IT में बड़ी तेजी से चेंजेस होती हैं। मार्जिन जो है ना ये $10 बिलियन का इज नथिंग, इट कैन बी इंक्रीज टू $30 बिलियन इफ वी वर्क इन अ राइट डायरेक्शन। और सिर्फ IT इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बाकी दूसरे की नहीं है। उनको, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इतने बड़े बड़े कंसल्टेंट पूरी दुनिया में बैठे हैं, पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, नेटसोल है, E-क्रिएटर्स हैं और XYZ, बहुत सारी कंपनीज हैं जो जबरदस्त तरीके से सर्व कर रही हैं पूरी दुनिया में। इन लोगों को ऑन बोर्ड करें, दे कैन चेंज द फॉर्चून ऑफ पाकिस्तान इन एन IT इंडस्ट्री।
और नज़ब, अभी ब्रेक के बाद आपके बाद मेरे पास दो आईटी एक्सपर्ट्स मौजूद भी होंगे, उनसे भी मैं ये सवाल और ये इस पूरी सूरत हाल पर बात करूंगा, लेकिन आप भी इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं, अगर इनकी हमें मुल्क में तादाद बढ़ानी है तो क्या जो ट्रेनर्स हैं उनको बैरून मुल्क से हमें बुलवाना पड़ेगा, या हमारे पास मुल्क में भी इतना टैलेंट और इतना प्रोफेशनलिज्म मौजूद है कि हम इसमें लोगों की तादाद में इजाफा कर सकते हैं, फ्रीलांसर्स को हम बढ़ा सकते हैं कई गुना ज़्यादा? देखिए, मैं आपको एक बात, बिल्कुल हम इस चीज को कर सकते हैं और हम अपने तौर पे खुद कर भी रहे हैं। एज ए यूएस बिजनेस काउंसिल हम लोग चीजें कर रहे हैं, ट्रेनर्स को बुला रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं। देखिए, ट्रेनर्स की जरूरत है, वहां से भी आएंगे। इसी सिलसिले में हम कॉम्टिया, बहुत बड़ी कंपनी है यूएसए की, जो प्रोफेशनली ट्रेन करती है लोगों को, इनके कोर्सेज कराने की जरूरत है। यहाँ बैठे बैठे हमारा ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चल सकता है, हमारे यहाँ के बैठे हुए लड़के ट्रेन हो जाएंगे, वो ट्रेन कर सकते हैं। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर बजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिजिटल टेक्नोलॉजी की अहमियत पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर इस टेक्नोलॉजी का मुल्क की माशी स्टेबिलिटी में क्या किरदार है, इस पर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, इस शोबे को ज्वाइन कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और डॉलर्स कमा रहे हैं, और न सिर्फ अपनी अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं बल्कि अपने मुल्क की माशी सूरत हाल को भी बेहतरी की जानिब ले जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी इस वक्त 30 लाख फ्रीलांसर्स, तकरीबन 30 लाख फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, जो कि तकरीबन सालाना $400 मिलियन से ज़्यादा का ज़र मुबादला मुल्क में ला रहे हैं। तो हम इस ज़र मुबादला को कितना बढ़ा सकते हैं, इन फ्रीलांसर्स को किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं, एक तरफ तो ये सवाल है, और दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में फ्रीलांसिंग के हवाले से जब लेक्चर्स दिए जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि कई ऐसे तलबा अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि फ्रीलांसिंग का जिनको मतलब ही नहीं पता, उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये भी कोई शोबा है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए हुकूमती सतह पर फिर क्या इक़दाम उठाए जाने चाहिए, इसी पर हम आज के प्रोग्राम के सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों को आपसे तारुफ कराते हैं। डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब IT एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। उस्मान नासिर IT एक्सपर्ट हैं, MD हैं, साबिक MD पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के। आपका ही बहुत शुक्रिया उस्मान नासिर साहब। तो डॉक्टर सुहेल साहब, ज़रा आप पहले इस पर कमेंट कर दीजिएगा, जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं अभी मुल्क की माशी तरक्की में ये किस तरह से किरदार अदा कर सकती हैं, कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा डॉलर्स इससे कमा रहे हैं, पाकिस्तान को अभी कितना ग्रो करने की ज़रूरत है इसमें? सर देखिए, एक चीज़ तो है कि फ्रीलांसिंग एक कंपोनेंट है जहाँ पे हम अपनी नॉलेज बेस्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। उससे ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी आपने जो अपने करंट सेक्टर्स हैं, चाहे वो आपकी इकॉनमी है, आपकी इंडस्ट्रीज़ है, आपका एग्रीकल्चर है, इन सारे सेक्टर्स को भी आप डिजिटाइज करने से एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अपनी इकॉनमी को कर सकते हैं। अक्रॉस सेक्टर्स जो हमने ग्लोबली देखा है कि पोटेंशियल है 30 to 40% आपकी GDP ग्रो करती है बाय डिजिटाइजिंग वेरियस सेक्टर्स, आपके SME सेक्टर्स, आपकी इंडस्ट्रीज, आपकी इकॉनमी। तो इन एरियाज में डिजिटाइज करने से आप सिग्निफिकेंटली अपनी इकॉनमी को ग्रो करते हैं। दूसरा पोर्शन है कि आपके जो नॉलेज वर्कर्स हैं, आपके IT वर्कर्स हैं और आपके IT प्रोफेशनल्स हैं, दे हैव पोटेंशियल ऑफ एक्सपोर्टिंग देयर सर्विसेज टू द ग्लोबल मार्केट, जिसमें आपने भी नंबर शेयर किया, बट डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट of what the global potential is right now. ठीक है, तो ये अभी जो ये 30 लाख का जो एक फिगर है फ्रीलांसिंग का, उस्मान साहब आप ज़रा बताइएगा, ये सालाना $400 मिलियन से ज़्यादा अभी भी ये ज़र मुबादला मुल्क में ला रहे हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, तो ये इसमें अभी स्पेस कितना है? जो एक यूथ है उसको इस जानिब लाया जा सकता है, उसको स्किल्ड किया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या इक़दाम उठाने होंगे, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? इस वक्त जो हमारी फ्रीलांसिंग की एक्सपोर्ट है, अगर हम दोनों IT सर्विसेज और नॉन IT सर्विसेज मिला लें तो तकरीबन $365 मिलियन है, जो हमारी टोटल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का रफली तकरीबन 4.8% है। तो इसमें 63% जो है वो बाकी सॉफ्टवेयर, आपकी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज कर रही हैं वो 63% है। देखिए, फ्रीलांसिंग जो है वो एक अमलगमेशन है ऑफ नॉन डिजायरेबल आउटकम्स। So it's a positive outcome of a few non-desirable outcomes, and the non-desirable outcomes are कि हमने corporatization नहीं की across the geography of our country, हमारे पास proper universities नहीं हैं, लोगों के पास access नहीं है, large offices नहीं हैं,
और हमने पेरोल टैक्स बहुत ज़्यादा किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। 33% 32% का पेरोल टैक्स लग जाता है आफ्टर अ सर्टन पेमेंट सर्टन इनकम स्लैब। उसके अलावा 32% कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है आपके मुल्क में, द हाईएस्ट इन द रीजन। सो लोगों को कंपनी खोलने के बजाय लोगों को आसान है कि वो फ्रीलांसर बन जाए, या कंपनी में जॉब करने के बजाय उनको आसान है कि वो फ्रीलांसर या रिमोट वर्कर्स बन जाते हैं। तो ये जो पूरा इम्पैक्ट है उसका, ये सारे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन नेगेटिव एट्रीब्यूट्स में से अल्लाह ताला ने आसानी ये की कि एक पॉजिटिव आउटकम ये निकल आया है कि आपके पास छोटे छोटे शहरों से आपके पास तकरीबन मिलियन के करीब फ्रीलांसर्स इस वक्त आपके पास हो गए। और उसमें से तकरीबन 3-3.5 लाख जिसको हम एक्टिव फ्रीलांसर कहते हैं, यानी कि जिन्होंने पिछले 3 महीनों में $100 कमाए हैं। तो तकरीबन 3-3.5 लाख एक्टिव फ्रीलांसर हैं। वो ग्रो कर सकते हैं आप इसको, लेकिन ज़्यादा फोकस हमें कॉर्पोरेटाइजेशन पे करनी चाहिए कि कॉर्पोरेट कंपनीज हों, उसका टैक्स हम ठीक करें, पेरोल टैक्सेस ठीक करें, जस्टिफाइबल करें। लोगों को रिटर्न नहीं मिलता है टैक्स देने के बाद, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई दे चूज दिस पाथ। सही। और डॉक्टर सोहेल साहब, ये जी उस्मान साहब, मैं ज़रा वापस भी आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर सोहेल साहब, ये जो लोग ये स्किल्ड हैं, अभी ये जो फिगर सामने आ रही है 3 मिलियन का, इटसेल्फ ही काम कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और यही की बात से कंटिन्यू करूंगा कि जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है इन यूथ के पास कि वो अपनी स्किल्स, आपका एक बच्चा है जो कि बहुत अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स उसकी अच्छी हैं, वो लिखता अच्छा है, वो क्या करता है कि उसके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, वो किसी प्लेटफॉर्म पे जाता है और वहाँ पे उन्हें कॉपी राइटिंग की ज़रूरत है, उसके लिए वो अपनी सर्विसेज उस प्लेटफॉर्म के ऊपर देता है। $200 से $300 वो अपनी कॉपी राइटिंग स्किल की वजह से पर प्रोजेक्ट कमाता है। अच्छा, जहाँ पे ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन यंगस्टर्स के लिए, वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ी वोलेटाइल सेगमेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे उस्मान ने कहा, अगर एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है तो वो कंपनी जो इनको लेके जा रही है, इनकी सर्विसेज ऑफर कर रही है, वो इंश्योर करेगी कि ये ग्रो करते हैं, इनकी ग्रोथ हो रही है, वो इंश्योर करते हैं कि इनकी स्किल्स इंप्रूव होती है। जब ये बच्चा खुद अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे हर कोई अवेयर है चैट जीपीटी के से। आज से चंद महीने पहले, साल पहले, मैं जिस चीज़ के लिए मुझे एक बच्चा चाहिए था जो कि मेरे लिए एक डॉक्यूमेंट लेके, आज मैं वो चैट जीपीटी से लिख सकता हूँ। होलिस्टिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये भी डिमांड रही है इंडस्ट्री की कि इस चीज़ को रिव्यू करे, और जो रेमिटेंस, जो चाहे वो फ्रीलांसर लेके आ रहा है, चाहे वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कंपनी या नॉलेज सर्विसेज एक्सपोर्ट कंपनी लेके आ रही है, उसकी रेगुलेशंस डिफरेंट होनी चाहिए ताकि वो इस वक्त ये टेंडेंसी। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये आपकी गुफ्तगू से नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि ये जो आईटी एक्सपोर्ट के फिगर्स आते हैं $3 अरब या $3.25 अरब, इसका मतलब वो इससे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन लोग चूंकि बाहर अपनी रकम का बहुत बड़ा हिस्सा रख रहे होते हैं तो वो ज़ाहिर है वो यहाँ पर काउंट इन नहीं हो सकते। मेजर कंपनीज अपनी कॉस्ट यहाँ लेके आती हैं ताकि वो पेरोल को कवर कर सकें, और अगर कोई प्रॉफिटेबिलिटी है तो मुल्क से बाहर उसे रखते हैं। उस्मान इस चीज़ को रिकन्फर्म कर सकेंगे कि मुझे ये ख्याल है कि ये जो नंबर आप जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का नंबर है, दैट इज नॉट द प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ द ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, बल्कि ये वो नंबर है जो रेमिटेंसेस मुल्क के अंदर आई हैं, एंड देयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन जो कि मुल्क से बाहर है। जी, तो उस्मान साहब, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, और जो केयर टेकर आईटी मिनिस्टर थे उन्होंने अपने एक टारगेट सेट किया था कि हम आईटी एक्सपोर्ट को $10 अरब तक ले जाना चाहते हैं। तो जब तक ये फैसिलिटेशन नहीं होगी, जब तक ये कंपनीज और जो इंडिविजुअल्स भी हैं वो अपना पैसा बाहर रखते रहेंगे अगर, तो फिर ये $10 अरब या इससे आगे के बेंचमार्क्स किस तरह तय किए जा सकते हैं? फिर तो $5 अरब तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की है, जिम्मेदारी मेरी है, जिम्मेदारी स्टेट की है। ये बहुत प्रॉफिटेबल सेक्टर है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ कि देखिए $3 बिलियन जो पाकिस्तानी आईटी कंपनीज पाकिस्तान में लाती हैं, ये पाकिस्तान स्टेट के लिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मनी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेन एक्सचेंज है। आप $3 बिलियन आज मार्केट से बोरो करने जाएं, इंटरनेशनल मार्केट से, तो आप तकरीबन $360 मिलियन साल की कॉस्ट पे करेंगे। सो ये आपको, ये जो हर साल 3 बिलियन आ रहा है, वो आपको हर साल कंपाउंड होता जा रहा है। $360 मिलियन आपको बच रहे हैं मुल्क के। सो हमें इसको इस तरह से देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम और हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला फॉरेन एक्सचेंज है।
अगर आपकी आईटी एक्सपोर्ट इंडिया 200 बिलियन पे पहुंचा हुआ है, आप 2 बिलियन पे हैं, अगर आप 20 बिलियन पे होते तो जो ट्रेड सरप्लस है आपकी आईटी एक्सपोर्ट का वो तकरीबन 85% है। आपकी 17 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस होता है आईटी एक्सपोर्ट से। और मतलब ये आईएमएफ के पास जब आप जाते हैं 1 अरब डॉलर्स के लिए आपको कितनी मुश्किल शराइत माननी पड़ती हैं, गैस बिजली महंगी करनी पड़ती है, टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं। तो अगर थोड़ी सी तवज्जो इस सेक्टर पर दे ली जाए तो कितने मसाइल हल हो सकते हैं, शायद ज़रूरत ही ना पड़े आईएमएफ के पास जाने की। शायद आपका कंप्लीट करंट अकाउंट डेफिसिट वाइप ऑफ हो सकता है जस्ट विद वन इंडस्ट्री। सो हम उसको उस तनाजुर में देखना शुरू करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा ना कि देखिए हमें डेस्टिनेशन बनना होगा फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। हम अभी कॉस्ट डेस्टिनेशन है, कॉस्ट आती है खाली, और कॉस्ट का मतलब ये है कि ये जो 2.6 बिलियन या 3 बिलियन डॉलर्स आपके पास आ रहे हैं, इसका तकरीबन 2.5 टाइम्स मुल्क में नहीं आता। और वो उसके लिए बहुत आसान है आईटी कंपनी के लिए। मैं अगर अब लेट्स से कि अगर मैं कहूँ कि मेरी एक उस्मान प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी कराची में है, तो मेरी एक उस्मान इनकॉर्पोरेशन नाम की कंपनी न्यू जर्सी में होगी। तो उस्मान इनकॉर्पोरेशन न्यू जर्सी में एक इंटरनेशनल क्लाइंट को $4 मिलियन का इनवॉइस कर रही है, लेकिन और सारा काम पाकिस्तान में हो रहा है, उस्मान प्राइवेट लिमिटेड में हो रहा है, और उस्मान प्राइवेट लिमिटेड उस्मान इनकॉर्पोरेशन को $3 लाख की इनवॉइस कर रही है। पाकिस्तान में $3 लाख आते हैं और वो $4 मिलियन वहां रह जाते हैं। सही। तो डॉक्टर सोहेल साहब, ये पाकिस्तान के मौजूदा हालात से फिर जो लोग मायूस हैं, बैरून मुल्क मुंतकिल होना चाहते हैं, उसकी शायद यही वजूहत हैं कि गवर्नमेंट की दिलचस्पी इस सेक्टर में नहीं है। जो फिगर्स तो आ रहे हैं वो बड़े हैरान कुन है। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में दुनिया में 4थे नंबर पर मौजूद है, लेकिन ये सब कुछ अपनी मदद आपके तहत हो रहा है, अपने आप को खुद लोग प्रोफेशनल कर रहे हैं, फिर वो मजीद लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर तो हमें इस पर काम करता नजर आ रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इस पर इंटरेस्ट ले, थोड़ी इन्वेस्टमेंट अगर करे, और अगर एक स्कूल या कॉलेज लेवल पर कम से कम ये एजुकेशन शुरू की जाए, तो ये इससे कितना फर्क पड़ सकता है, फिर कितनी परसेंटेज बढ़ सकती है इन प्रोफेशनल्स की। देखिए, जहाँ तक बात है, हर गवर्नमेंट इस चीज़ को रियलाइज ज़रूर करती है और इसको प्रायोरिटाइज ज़रूर करती है, बट आई थिंक कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन व्हाट इवेंचुअली हैपेंस। कुछ एरियाज हैं। अब अगर मैं इंडस्ट्री की बात, कॉर्पोरेट को छोड़ के अगर मैं फ्रीलांसर्स की बात भी करता हूँ, अपस्किलिंग देम, प्रोवाइडिंग देम अदर कैपेबिलिटीज। अब अगर मैं एक नौकरी कर रहा हूँ एक कंपनी में और मैं लाख रुपए तनख्वाह कमा रहा हूँ, तो मैं उस लाख रुपए तनख्वाह के अगेंस्ट मैं गाड़ी भी लीज कर सकता हूँ, मुझे क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, बाकी सर्विसेज भी मिलेंगी। अगर मैं एज अ फ्रीलांसर $1000 लेके आ रहा हूँ, 3.5 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपए बनते हैं, मुझे कोई बैंक उसके अगेंस्ट कोई क्रेडिट फैसिलिटी भी नहीं देगा, क्योंकि वो रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा उसे एज एन इनकम। तो बात ये कि दिस हैज टू बी लुक्ड एट। उस्मान जब पीएसीबी में थे, इन्होंने एफर्ट की, बेखैर फ्रीलांसर्स एसोसिएशन पाकिस्तान में बनी, तो फ्रीलांसर्स को भी फैसिलिटेट करना एज एन इंडस्ट्री, to provide them the right workspaces, to provide them opportunities to upskill themselves, to provide them a way to get proper health insurance, to provide them access to financial facilities. Plus एक फ्रीलांसर, अगर मिसाल के तौर पे फ्रीलांसर को कुछ क्लाउड सर्विसेज चाहिए, सब्सक्राइब करनी है उसने अपनी, अगर उसे अपना काम करने के लिए भी अगर उसने 4 कोई सब्सक्रिप्शंस इंटरनेशनल करनी है, तो आज वो जो रेमिटेंस लेके आ रहा है वो बाहर नहीं भेज सकता टू गेट दोज सर्विसेज। टू बी ऑनेस्ट, इस वक्त अगर मुझे एज अ फ्रीलांसर मुझे एक किसी क्लाउड कोई एक सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो मेरे पास इस वक्त तरीका है कि वो पैसे मैं किसी हुंडी के जरिए बाहर भिजवाऊंगा। तो these things have to be looked at. तो I think it is very important कि इनको as an industry, as a segment recognize करते हुए stakeholders should sit down and see how to facilitate them. Definitely इंडस्ट्री इवॉल्व होती है, अपनी मदद आपके तहत ही होती है। गवर्नमेंट एक हद तक रोल प्ले कर सकती है। गवर्नमेंट का रोल आपको इनेबल करना होता है, और आपके जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करें उसके अंदर जो फ्रिक्शन है उसे एलिमिनेट करना होता है। सो दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट शुड बी लुकिंग एट। द गुड थिंग इज कि पाकिस्तान का ओवरऑल फ्रीलांसर इकोसिस्टम बहुत मैच्योर होता जा रहा है। पीपल आर सपोर्टिंग ईच अदर। उसकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान इज बीइंग रिकग्नाइज्ड एज अ डेस्टिनेशन, बट इट शुड बी रिकग्नाइज्ड एज अ प्रीमियम डेस्टिनेशन। उसके ऊपर कलेक्टिवली गवर्नमेंट का टू मार्केट देम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस ये जो इस वक्त हर्डल्स हैं
जिस तरह मैंने आपसे कहा फॉरेन एक्सचेंज के अराउंड एक हर्डल है, दिस शुड बी रिजॉल्व्ड। इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेट बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाइल दे डू रिकॉग्नाइज द नीड, आई थिंक देयर इज मोर दैट नीड्स टू बी डन टू ऑर्गेनाइज दिस बेटर। ठीक है। और उसकी वजह से पोटेंशियल बहुत ह्यूज है, यानी और सिर्फ आईटी नहीं है, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि फ्रीलांसिंग इज नॉट अबाउट आईटी ओनली। एक बच्चा जो अच्छा मार्केटिंग करता है, कंटेंट क्रिएट कर सकता है, अच्छा राइटर है, दोज आर अपॉर्चुनिटीज। इनफैक्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स, पाकिस्तान में बड़े अरसे से मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन तो हो रही है, तो दोज आर आल्सो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आईटी, दिस इज आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो कि अक्रॉस द सेक्टर है। ठीक है, अभी एक वसी फील्ड है ज़ाहिर उस्मान साहब, और ये स्टार्टअप्स में जो पाकिस्तान में इस वक्त वो रुझान नहीं पाया जाता जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक में, तो शायद इसकी भी यही वजह है कि चूँकि हुकूमती सतह पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये स्टार्टअप इंडस्ट्री वैसे तो अब तक एक इंडस्ट्री के तौर पर रिकग्नाइज होनी चाहिए थी, एक बड़ा अहम रोल इसका हो सकता था पाकिस्तान की इकॉनमी में, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हो सका है। देखिए, स्टार्टअप का आपको पता है तकरीबन 1.5 साल पहले हम वी वर द सेकंड हाईएस्ट वेंचर कैपिटल मार्केट इन द रीजन। वी रेज्ड $374 मिलियन इन वेंचर कैपिटल। इस पिछले साल वो कम होकर $73 मिलियन पे आ गया है, और मेरे ख्याल है इस साल उससे भी कुछ कम है, शायद $30-40 मिलियन पूरे साल का है। और उसकी देखिए वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि कॉस्ट ऑफ डॉलर महंगा हो गया, कॉस्ट ऑफ फंड महंगा हो गया है। ट्रेडिशनली हम पोस्ट वॉलकर एरा के अंदर जिंदा थे यूएस फेड रेट्स के 1% एंड 1.2%। इट हैज नाउ रिजन अप टू 6%, नियरली अप टू 6% फेड रेट्स। तो जब वो डॉलर महंगा हुआ है, तो जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं जो हाई रिस्क मार्केट हैं, यानी कि जिनका लीगल सिस्टम ठीक नहीं है, जिनका गवर्नमेंट फ्रेमवर्क ठीक नहीं है, जिनके रेगुलेशंस अच्छे नहीं हैं, उन तमाम मार्केट से पैसा जो है वो डिसअपेयर हो गया जी, और वो गया है ऐसी मार्केट्स के अंदर जहां पे ये तमाम चीजें मैच्योर और डेवलप्ड हैं। सो ये आपके यहाँ से निकलेगा ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, आपके यहाँ से निकलेगा डेनमार्क चला जाएगा। सो जब तक डॉलर महंगा रहेगा, कॉस्ट ऑफ फंड महंगी रहेगी, जब तक हाई रिस्क मार्केट के अंदर एक हायर रिस्क काम है वीसी फंडिंग, वो नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, हमने उसके ऊपर जो टैक्स लगाए हुए हैं वो जालमाना है। I would use the word। देखिए, पेरोल टैक्स अगर एक स्टार्टअप किसी को हायर करता है तो 33% तक पेरोल टैक्स देता है, 32% कॉर्पोरेट इनकम टैक्स देता है। अगर मैं स्टार्टअप के फाउंडर के तौर पे अपने शेयर्स इवेंचुअली बेच देता हूँ और पैसे कमा लेता हूँ, तो आपके मुल्क में तकरीबन 29% टैक्स है कैपिटल गेन। बिल्कुल। एक वीसी जो जिसने मेरे स्टार्टअप को फंड किया है और उसने पैसे कमाए, उसके ऊपर 23% टैक्स है कैपिटल गेन का। तो इसलिए अगेन जैसे जैसे ये कॉस्ट हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बिल्कुल ठीक है। चलें, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस पर हम मजीद भी बात करते रहेंगे ताकि गवर्नमेंट की तवज्जो थोड़ा सा इस सेक्टर की जानिब आए जो कि अभी तक निगलेक्टेड सेक्टर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप डॉक्टर सोहेल मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू है जिस पर गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। गंदम की इंपोर्ट के मामले पर अब हुकूमत हरकत में आ चुकी है। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई है। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ये कहते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अब ये तयन करेगी कि कहाँ पर गड़बड़ हुई है, क्यों गड़बड़ हुई, क्यों इजाफी गंदम दरामद करवाई गई जब मुल्क में वाफिर मकदार में गंदम मौजूद थी। लेकिन साथ ही साथ किसान इत्तेहाद ने भी अब एहतजाज की कॉल दे दी है और ये कहना है खालिद हुसैन साहब का कि अब पंजाब की हर शारा पर एहतजाज होगा, किसान भरपूर एहतजाज करेंगे। अब ये क्या इस वक्त सूरत हाल से किसान मुतमईन नहीं है? जो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है इसका क्या मैंडेट होगा और ये किस हद तक इत्मीनान बख्श होगी किसानों के लिए, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मियां उमर मसूद साहब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद हैं। उमर मसूद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है इससे भी आप लोग क्या मुतमईन नहीं है? जो एक बार एहतजाज की कॉल दी गई है किसान इत्तेहाद की जानिब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो जो हमने 29 तारीख को हमारा जो प्रोटेस्ट था उसमें आप देखें कि हमारे साथ बात तक नहीं की गई। किसी शख्स ने हमसे ये, हमने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रोग्राम्स में आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से हमने जांच कर रहे हैं क्योंकि हमारी गंदम नहीं ली जा रही। देखें, हम पिछली गंदम जो थी हमसे पिछले सालों में जबरदस्ती उठाई जाती थी। हमें गवर्नमेंट ने खुद कह के गंदम काश्त करवाई और हम लाहौर गए प्रोटेस्ट के लिए, अपनी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने के लिए। हम बिल्कुल निहत्ते थे
और पुलिस ने जानबूझ के हम पे, पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट जितने थे पंजाब के वहां पे गिरफ्तारियां की, फिर उसके बाद जो किसान रास्ते में जगह जगह नाकाबंदियां की, मोटरवेज पे नाकाबंदियां की, और फिर जब किसान वहां पहुंच गए तो उसके बाद फिर उन पे अटैक किया और बिल्कुल हम निहत्थे थे। हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना कोई रोड बंद की, और बगैर पूछे हुए, बगैर किसी बात के इन्होंने अटैक कर दिया। और अटैक के बाद फिर हमारे तकरीबन 228 जो कारकुन थे, हमारे रहनुमा थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। और उसमें मुझे भी पकड़ा गया क्योंकि फ्रंट पे मैं खुद था, तो लीड कर रहा था मैं उस काफिले को। तो इन्होंने इंतहाई ज्यादती की बात है, यानी इस तरह तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं करते जिस तरह ये मरियम नवाज साहबा ने पंजाब को बना दिया है। पता नहीं, हमें नहीं समझ आती, हमें नहीं ये लगता कि ये कोई सियासी हुकूमत है। ये एक डिक्टेटर जैसी हुकूमत है जो सिर्फ पंजाब को डिक्टेट कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि कोई बंदा यहाँ पे ऊंची आवाज करे, आवाज निकाले, कोई बंदा अपनी बात कर सके। ये सिर्फ चाहते हैं कि जो ये ऑर्डर दे वही पूरा हो। आज किसानों को अगर नुकसान हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत है, या इससे पिछली हुकूमत है, या कोई भी हुकूमत है। किसान का उसमें क्या कसूर है? आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां बनाएं, चाहे जो मर्जी करे, लेकिन हमारी गंदम तो जाया हो जाएगी ना। हमारी खेतों में पड़ी गंदम को नहीं ले रहे आप। लेकिन उमर साहब, ये अभी 2 रोज पहले ही 29 तारीख जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी इस पूरी सिचुएशन पर नोटिस लिया था और उन्होंने हिदायत दी थी कि अब सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। तो अभी तक कोई अमल इस पर नहीं शुरू हुआ है? सर बिल्कुल कोई अमल नहीं शुरू हुआ। फूड डिपार्टमेंट जो मेजर यहाँ पे परचेजर है, जो फूड डिपार्टमेंट जो बड़ा परचेजर है, पास्को तो 25% भी नहीं खरीदता, लेकिन फूड डिपार्टमेंट ने जो असल खरीदारी करनी होती है वो नहीं कर रहा। उसने अभी तक स्टार्ट भी नहीं की खरीदारी। वो बिल्कुल, उन पे कोई असर नहीं है इस बात का। उन्हें पता ही नहीं है कि किसान क्या होता है, ज़राअत क्या होती है, गंदम क्या होती है। वो सिर्फ एक अपनी हुक्मरानी जमा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उमर साहब, ये इस ताखीर के फिर जो नुकसानात होंगे, जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आगे चलकर, जो आप लोग को भी फेस करने पड़ेंगे, वो क्या होंगे? सूरत हाल कितनी खतरनाक और ख़राब हो सकती है? ज़रा ये भी तफसील से वजाहत कीजिएगा इसकी भी। जी बिल्कुल सर, इसमें ये है कि देखिए अभी पंजाब में 75% गंदम जो है वो कट चुकी है, और गंदम को किसान को संभालना, रखना, उसके पास इतने एक्सपेंडिचर नहीं होते कि उसने ट्रैक्टर वाले को, पानी वाले को, हर किसी से उधार लिया होता है और वो उधार लेके काश्त करता है। और जो रेट गवर्नमेंट ने कहा, हम रेट का भी हम कहते हैं कि चले हम ये रेट भी मंजूर है हमें। आप एक साल में चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन उसके बावजूद हमने रेट वो कबूल किया कि हमें इसमें भी लॉस है, लेकिन कम से कम चले उसी रेट पे तो ले ले। लेकिन वो तो उस रेट पे भी लेना नहीं चाह रहे, और सिर्फ लेना ही नहीं चाह रहे बल्कि आप देखें कि वो बात भी नहीं करना चाह रहे। मरियम नवाज साहबा, वो तो उनका विजन ही नहीं है कि वो तो समझती हैं कि मेरे जो खानदानी एक विरासत है, मुझे उस विरासत पे बिठा दिया गया है और मैं इस सूबे की मालिक हूँ, और अब मैं चाहे उल्टा करूं, सीधा करूं, जो मर्जी करूं, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर नून लीग ने यही हुकूमत, इस तरह की हुकूमत की, तो ये पिछली जो हुकूमतें थी उनको लोग कहना छोड़ देंगे और नून लीग की बुरी हुकूमत एक मिसाल बन जाएगी पंजाब में। तो अब उमर साहब, ज़ाहिर है ये एक सियासी इशू अब बन चुका है। अपोजिशन इस पर पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा बुलाना चाहती है और अब वो कोशिश कर रही है कि असम्बली में इस पर बातचीत हो। आपको पता है कि जो मामला फिर सियासतदानों के हाथों में चला जाता है उसका फिर कोई हल नहीं निकला करता। अदालत भी आप लोग गए, लेकिन वहाँ से भी ये फैसला अभी फ़िलहाल सामने आया, अभी तो ज़ेर समात है केस, लेकिन जो रिमार्क सामने आया कि अदालत भी हुकूमती पॉलिसी में कोई अमल दखल नहीं करना चाहती। तो ये जो एक मुश्किल है वो आप लोग की शदीद होती जा रही है। अब इससे निकलने का फिर कोई वे आउट रास्ता क्या है? सर देखिए, हम लाहौर गए थे पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए। हम पहले भी हमेशा प्रोटेस्ट करते रहते हैं। इस्लामाबाद में पिछले साल हमने 10 दिन प्रोटेस्ट किया, लेकिन हमने एक गमला तक नहीं तोड़ा। कोई रत्ती बराबर भी नुकसान हमने गवर्नमेंट का या किसी प्राइवेट तंसीबात किसी भी चीज का नहीं किया। उसके बावजूद
हम हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं, अपना रिकॉर्ड करवाते हैं, हुकूमतें हमसे बात करती है, हमारे मुतालबात पूछती हैं, उन पे अमल दरामद करती हैं, जो होने वाला होता है हम कहते हैं ठीक है, कुछ बातों में हम पीछे हटते हैं, कुछ में गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको बेहतर कर देते हैं, मिल मिला के एक सिस्टम चलता है। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही सब कुछ उल्टा है। और आप देखें कि अगर वफाक कर सकता है इसको, शहबाज शरीफ साहब ने 14 मिलियन टन से 14 लाख टन से 18 लाख पे ले गए वो, और अगर वो कर सकते हैं तो इनको ये क्यों नहीं कर सकते? इन्होंने सिर्फ एक जिद बना ली है और उस जिद पे अड़े हुए, ये नहीं समझ रहे कि जो गरीब लोग आपको गंदम काश करके देते हैं, आपको अजनास काश करके देते हैं, आप उनको क्यों तबाह करना चाहते हैं अपने हाथों से? और मैं साहब ये जो ये ताख़ीर है, इससे फिर चावल, मकई और जो दीगर फसलें हैं, आगे कपास की भी फसल है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में बड़ी अहम तरीन फसलें हैं, तो इनकी काश्त पर भी फिर आने वाले दिनों में एक नुकसान हो सकता है, ये भी ताख़ीर का शिकार हो सकती हैं। सर ये नुकसान जो है ना हमारा, ये जो जिस तरह हर फसल का नुकसान होता है, अगर हमें गंदम में नुकसान होगा तो हमारी ऑटोमेटिकली अगली फसल डाउन हो जाएगी। उसकी रीजन ये है कि एक तो हमारे पास पैसे नहीं होते नई फसल को काश्त करने के लिए, पिछली फसल का उधार देने के लिए, और दूसरे नंबर पे जब आपका खेत जब वो अंगेज है, जब उसे आप लेट करवा देते हैं, खरीदारी नहीं करते लोग, फिर गंदम काट के वहाँ गंदम पड़ी होती है, तो उसको उतना ही मुश्किल हो जाता है कि हमें डबल ट्रांसपोर्टेशन पड़ जाएगी कि अगर हम खेत से उठा के पहले अपने किसी घर में लेके जाएंगे, घरों में भी जगह नहीं होती, या किसी जगह पे भी रखेंगे, फिर वहां से उठा के आगे किसी को बेचेंगे या किसी को देंगे, तो वो नुकसान दर नुकसान काम चला जाता है उसमें। तो उमर साहब, ये अब जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक बड़ा वाज़े ये हिदायत आ गई थी कि अब गंदम की इंपोर्ट अब नहीं की जाएगी, ज़ाहिर कमेटी भी उस पर बनी है, तो उसके बाद अभी तक आप लोगों को नहीं ऑन बोर्ड लिया गया इस मामले पर? आप लोगों से कोई बातचीत हुई कि अब जो आप लोगों की उगाई हुई गंदम है उसी को ख़रीदा जाएगा, चाहे वो ताख़ीर से ख़रीदा जाए, लेकिन फिर तेज़ी से अमल शुरू किया जाएगा? सर हमसे प्रोविंशियल मिनिस्टर ने ईद वाले दिन उन्होंने मुलाकात की, मिनिस्टर एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक आशिक करमानी है, उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने 3 दिन का टाइम मांगा कि आप हमें 3 दिन का टाइम दें और हम आपसे बात करते हैं। मैं गवर्नमेंट से चीफ मिनिस्टर से भी बात करता हूं और आप प्रोटेस्ट ना करें। हमारा उस वक्त भी प्रोटेस्ट अनाउंस था, लेकिन हमने वो प्रोटेस्ट जो था वो लिंगर ऑन कर दिया। फिर उसके बाद हमने वो उनका वेट करके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहा कि ये हमारा मसला, खुदा के लिए इसे संजीदा लिया जाए, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई बात नहीं की। और फिर हमने जब प्रोटेस्ट किया तो आगे से इन्होंने ये एटीट्यूड किया कि हम पे हमला कर दिया। अच्छा। हमें गिरफ्तारियां शुरू कर दी, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग थे उनको मारा गया, उनको जेलों में रखा गया। वो तो एक काबिल मजम्मत अमल है ज़ाहिर है। ये बताएगा कि हुकूमत के साथ जो रेट आपका तय हुआ था वो 3900 रुपये था जो हुकूमत ने ऐलान किया था, क्या ये ताख़ीर इस वजह से की जा रही है कि इस रेट में क्या मजीद कमी की जा सके, आप लोगों के साथ कोई बार्गेनिंग की जा सके? 3900 रुपये भी आप लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं था, अगर इससे कम पर हुकूमत खरीदना चाहती है तो फिर उस पर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ होगा? सर ऐसा है कि हमारी डिमांड थी 5000 रुपए, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है 4100 रुपए पर मन। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4100 रुपए पर मन है और हमें 3900 में ये था कि हमें लॉस होता था, लेकिन कम लॉस होता था, हमें प्रॉफिट नहीं है 3900 में। अच्छा। लेकिन ये गवर्नमेंट ने हमसे मुशावरत करके ये रेट हरगिज तय नहीं किया, ये हम पे लागू किया गया रेट, और हमने उसको भी तस्लीम किया कि चले इस रेट पे भी अगर मुल्क में गंदम ज्यादा आ गई है तो आप इस रेट पे भी हमसे खरीद लें, लेकिन वो इस रेट पे भी खरीदने को तैयार नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मियां उमर मसूद साहब सदर पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे, किसानों की मुश्किलात से आगाह कर रहे थे, हुकूमत से अपील कर रहे थे कि जल्द अज जल्द गंदम की खरीदारी का अमल शुरू किया जाए और तेज़ी के साथ इसको मुकम्मल भी किया जाए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।